क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसे साइकोपैथ्स मौजूद हैं जो हमारे अंदर रहते हुए ऐसे ऐसे बेजार क्राइम्स करते हैं कि हम उस बारे में सोच भी नहीं सकते। आई डोंट नो कि इन लोगों का दिमाग किस तरह चलता है। इतने ज़्यादा घिनौने क्राइम या इतने ज़्यादा घिनौने काम करने का इनके दिमाग में आइडियाज़ कहाँ से आते हैं और इतना ज़्यादा नेगेटिव और इतना ज़्यादा पॉइजन इन लोगों के दिमाग में क्यों होता है। आज की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज जिस इंसान की स्टोरी मैं सुनाने लगा हूँ उसने इतने ज़्यादा बेजार क्राइम किए हैं, इतने ज़्यादा घिनौने काम किए हैं कि आप उस बारे में नॉर्मली इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक नॉर्मल इंसान उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता। जापानीज़ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इस इंसान की स्टोरी सबसे ज़्यादा बेजार है। सुतोनो मियाज़ाकी इसका नाम है और बड़ा ही डिफरेंट सा नेम है और इसको जो टाइटल मिला था इसके क्राइम्स की वजह से इसको द रैट मैन भी कहा जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको द रैट मैन का टाइटल क्यों मिला। तो इसको रैट मैन का टाइटल एक तो इसकी अपीयरेंस और इसके हाथों की वजह से मिला। इसके हाथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे और पैदाइशी इसकी बिल्ड बड़ी डिफरेंट सी थी। टोमो की स्टोरी शुरू से बड़ा ही ट्रेजिकल स्टोरी है। हर इंसान, हर कोई जो बुरा काम करता है या जो कोई क्राइम करता है वो बचपन ही से बुरा नहीं होता, वो बुरा बन जाता है। उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। इसी तरह की कुछ ट्रेजिक स्टोरी इसकी भी है और इसको बचपन ही से स्कूल में बुली किया जाता था और ये अपनी पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए इसके पेरेंट्स इसको फोर्स करते थे कि वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन स्कूल में उसको बुली किया जाता था। इसके हाथ दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी थे और इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं था। इसका बायोलॉजिकल ये डिसऑर्डर था जिसकी वजह से इसके हाथ बेंट नहीं हो सकते थे और इसकी फैमिली समझती थी कि ये थोड़ा सा वियर्ड इंसान है, इसकी बिल्ड ठीक नहीं है या एक तरह का ये साइकोपैथ है। उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी। इसके फादर भी इससे कुछ ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। अगर हम इसको इस तरह कहें कि इसकी फैमिली इसको इग्नोर करती थी ड्यू टू हिज वियर्डनेस, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। इसकी दो छोटी बहनें जिन्होंने ये बात नोट की थी कि ये बहुत ज़्यादा रिपल्सिव है, हर मामले में बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। पर इसको कुछ अरसे बाद इस बात का पता चला कि इसकी जो मदर है वो इसकी असल बायोलॉजिकल मदर नहीं है। इसके फादर तो इसके बायोलॉजिकल फादर थे, लेकिन इसकी मदर जो बाकी बच्चों की भी माँ थी इसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद इसको कहीं से अडॉप्ट किया होगा या ये किसी और मदर से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रीपी पार्ट है स्टोरी का कि इसके जो फादर और इसकी जो बड़ी बहन थी उन दोनों के फिजिकल इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी बर्थ हुई थी और ये चीज़ काफ़ी है इसकी बायोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने के लिए और इस बात का इस इंसान को पता था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि वो बाद में किस तरह का मॉन्स्टर बना होगा, किस तरह के बेजार क्राइम वो कर सकता है जो उसने अपने बचपन में इतने बेजार क्रीपी चीज़ें उसने देखी हैं। मतलब बुली करना किसी को, आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक तरह मुकम्मल तौर पर तोड़ देते हो। जो बच्चा बुली हुआ है अगर उसको प्रॉपर तरीके से काउंसल ना किया जाए तो वो आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन सकता है इवन, और अगर मॉन्स्टर ना भी बने तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग होगा। सुतोमो जैसे जैसे बड़ा हुआ इसने ऐसी नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करना शुरू कर दी जैसे एक्सट्रीम हॉरर फिल्म्स, एडल्ट फिल्म्स और पता नहीं क्या क्या मिजरेबल स्टफ इसने कंज्यूम किया और इवेंचुअली वो इस चीज़ से बोर हो गया। मतलब इन सब मिजरेबल चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे देखने के बाद इन चीज़ों से वो बोर हो गया। अब इंसान के अंदर एक बिल्ट-इन ये चीज़ है कि जब वो किसी चीज़ से बोर होता है तो उसको उस चीज़ का भी नेक्स्ट लेवल चाहिए होता है। मतलब एक चीज़ से वो बोर हो गया तो वो उसी चीज़ को एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम लेवल पे करना चाहेगा। मतलब जितना ज़्यादा वर्स हो सकता है वो उसको करना चाहेगा। इतना सारा कुछ कंज्यूम करने के बाद सुतोमो का टेस्ट स्ट्रेंज टेस्ट बन गया था और उसने कॉलेज के अंदर जो फीमेल टेनिस प्लेयर्स होती हैं उनके क्रॉचेस की पिक्चर्स लेना शुरू कर दी। अगर आपको इस चीज़ का मतलब नहीं पता तो आप खुद उसको गूगल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बोलूँगा नहीं। अब जो अगली बात इसके बारे में जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वीडियो यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें क्योंकि वो बात इतनी ज़्यादा क्रीपी है और इतनी ज़्यादा वर्स्ट है कि आपको सुन के ही घिन आएगी। मतलब जब मैंने ये बात पढ़ी थी तो मेरा तो एक दफ़ा के लिए दिमाग हिल गया था। सुतोमो के वर्स्ट टेस्ट की वजह से इसने अपनी सिस्टर को बात लेते हुए देखा। मैं अब इस बारे में प्रॉपर बात भी नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा ये मिजरेबल चीज़ है। और जब इसकी सिस्टर उससे लड़ी इस बात पर कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो इसने उसको काफ़ी हर्ट और इसने अपनी मदर को भी काफ़ी हर्ट किया क्योंकि उसकी मदर ने इसको कहा था कि तुम अपनी वीडियोज़ के साथ
कम टाइम स्पेंड किया करो, तुम बहुत ज़्यादा मिजरेबल इंसान बनते जा रहे हो। लेकिन इस पॉइंट तक 22 इयर्स ओल्ड स्टोमो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था टॉर्चर से, वो इस तरह की फिल्में देखा करता था जिसमें बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जाता है। मतलब आप उसको बड़े इजीली एक्सेस कर सकते हो डार्क वेब के ऊपर, ऐसा भूल के भी मत करना। डार्क वेब के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते करते सुटोमो 26 इयर्स का हो चुका था और अब यहाँ से इस स्टोरी का सबसे ज़्यादा बिजार और क्रीपी पार्ट स्टार्ट होता है। स्टोमो ने इस एज के बाद ऐसे ऐसे क्राइम्स किए कि आप उन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते। मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर दूंगा कि इस पार्ट को अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर सुनिएगा, क्योंकि शायद आप नॉर्मल तरीके से सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ था। मैं 5-10 मिनट के लिए तो मेरा दिमाग स्टक हो गया था कि यार इतना ज़्यादा मिजरेबल चीज़ें कैसे हो सकती हैं। टोमो की पहली विक्टिम एक 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम मारिया कुनो था। एक दिन मारिया अपने घर के बाहर खेल रही थी और सुटोमो ने उसको बुलाया कि मैं तुम्हें कुछ चॉकलेट वगैरह, मतलब जैसे किडनैपर्स झांसा देते हैं किसी भी कैंडी या चॉकलेट का। जब मारिया ने ये चीज़ सुनी तो वो उसके साथ बैठ गई क्योंकि शी लकी। लेकिन सुटोमो ने उस 4 साल की बच्ची के साथ क्या किया ये मैं प्रॉपर तरीके से बता भी नहीं पाऊंगा। सुटोमो ने अपने उन क्रीपी हाथों से उस बच्ची को गला घोंटकर मार दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि 4 साल का बच्चा, वो भी बच्ची, कितनी ज़्यादा मासूम हो, और इस मॉन्स्टर ने उसको किस पूरे तरीके से उसे मारा। और इसके बाद उसने उसके कपड़े रिमूव किए और मैं वो चीज़ बता भी नहीं सकता जो चीज़ मैंने पढ़ी कि उसने उसके साथ क्या किया, और उसकी बॉडी को डीकम्पोज होने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। और इसके 7 वीक्स के बाद इसने ये चीज़ रेगुलर करना शुरू कर दी। मतलब वो बच्चों को किडनैप करता था, सेम प्रोसेस रिपीट करता था और उनके कपड़ों को एज ए ट्रॉफी अपने पास रख लेता था। एक नॉर्मल इंसान या कोई साइकोपैथ भी हो, वो 1 मिनट के लिए हिल जाएगा जब वो इस तरह की स्टोरीज को खुद पढ़ेगा। मैंने जब इस चीज़ को पढ़ा था तो मेरा तो दिमाग 1 मिनट के लिए फट गया था। तो और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई पुरानी स्टोरी नहीं है, ये जापानीज मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा क्रीपी स्टोरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा क्रीपी स्टफ करने के बाद ये शख्स रुक गया होगा। आप लोग गलत सोच रहे हैं, ये यहाँ पर भी नहीं रुका। इसने अब जो कारनामे सर अंजाम दिए वो एक तरह के विलन की स्टोरी लगती है। मतलब आप फिल्म्स में विलन्स को देखते हैं तो इसने उस तरह का कुछ काम किया। उन बच्चियों की फैमिलीज जब पुलिस के साथ मिलकर उनको ढूंढ रही थी, ये उनके घर फोन करता था और कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब सिर्फ सांस ले रहा है और तेज तेज सांस ले रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। उनकी डरी हुई आवाज़ों को, उनकी चीखों को, उनके डर को ये एंजॉय किया करता था। और यहाँ पे भी ये नहीं रुका, इसने उनके घर उन बच्चों की पिक्चर्स भेजी जिन बच्चों के साथ इसने ये काम किया था, और एज अ गिफ्ट उनको उनके दांत, उनकी पिक्चर्स, उनके कपड़े और उनकी एशेस ये भेजा करता था। मतलब ऐसे लगता था जैसे ये चाहता है कि वो लोग इसे पकड़ें। और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहीं। लेकिन एक दिन इसने 2 बच्चियों को किडनैप किया और जब वो ये काम उनके साथ कर रहा था तो उनमें से एक बच्ची भाग निकली। मतलब उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से भाग गई, या इसका ध्यान नहीं था, या इसकी बुरी किस्मत थी, जो भी आप इसको नाम दें। लेकिन ये बच्ची बचकर पुलिस के पास पहुँच गई और फाइनली ये मॉन्स्टर पकड़ा गया। जब ये पकड़ा गया तो इसके पास से 60,000 टेप्स मिली जिसमें मिजरेबल स्टफ था। वो हॉरिबल स्टोरीज थी, एडल्ट फिल्म्स थी, टॉर्चर्ड फिल्म्स थी, रेड रूम फिल्म्स थी। इस तरह की मिजरेबल चीज़ें इसके पास से मिली। उन्हीं थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस के अंदर मारिया की वो वीडियो भी मौजूद थी जिसमें इसने उसके छोटे छोटे हाथों को पीसीज में कट किया था, और उन्हीं बच्चों की वीडियोस भी मौजूद थी जिन बच्चों के साथ इसने वो बुरे काम किए थे। जब ये पकड़ा गया तो इसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा रिपल्सिव थे। इवन उन्होंने इसके लिए कोई लॉयर भी हायर नहीं किया। जब इस बात का सुटोमो को पता लगा तो उसने अपने फादर को एक उससे भरा लेटर लिखकर वाज़िया मेंशन की थी कि मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से बना हूँ। मतलब आपने मुझे इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है
कि मैं इतना ज़्यादा बुरा इंसान बन गया हूँ। इन सब चीज़ों के बाद सुतोमो को फांसी की सज़ा मिली और कोर्ट रूम में भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो थी, इतनी ज़्यादा अकड़ थी कि सेंटेंस टू डेथ सुनने के बाद भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये स्टोरी उन पेरेंट्स के लिए थी जो बच्चों को बचपन में इतना ज़्यादा नेगेटिव या मेंटली टॉर्चर करते हैं, जाने या अनजाने में, कि वो बच्चे बड़े होकर इस तरह के मॉन्स्टर्स बन सकते। मेरी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें कि कहीं वो कुछ नेगेटिव कंज्यूम तो नहीं कर रहे, या स्कूल के अंदर उनको बुली तो नहीं किया जा रहा, या उनको कोई मेंटल टॉर्चर का सामना तो नहीं है, या आप उनको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहे किसी भी बात पे। हम जानने या अनजाने में अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर देते हैं या उनको इग्नोर कर देते हैं, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।